IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। प्रणय, क्या हाल चाल? बस सौरभ, मजे में। पिछले हफ्ते बजट आया तो उसी से जुड़ी हुई चीजों का विश्लेषण कर रहा था मैं तो। हाँ, अरे पिछली बार हम लोगों ने वो बजट का जो इंटरेस्ट वाला चीज डिस्कस किया, वो काफी लोगों ने बहुत पसंद किया, तो धन्यवाद हमारे श्रोताओं का हौसला अफजाई के लिए। तो आज भी जरा बजट पे और एक और जो जिस चीज पे थोड़ा कम डिस्कशन होता है, और उस पे तुम्हारा बहुत अच्छा आर्टिकल भी आया लास्ट वीक, तो ये रक्षा बजट जो है, जो डिफेंस पार्ट है बजट का, वो भी एक बड़ा हिस्सा है बजट का। तो उसके बारे में कुछ बताओ, और उसकी वो कितना हम खर्च करते हैं, क्यों करते हैं, उसकी थोड़ी परतें जरा खोलो हमारे लिए। हाँ, बहुत सारी परतें हैं, तो कोशिश करते हैं कि 10 मिनट में कितना कर सकते हैं। लेकिन सौरभ, पहले तो ये देखना चाहिए कि जो रक्षा के जो विषय हैं वो हमारे संविधान में यूनियन लिस्ट में आते हैं। और हम अगर आप वो यूनियन लिस्ट देखें तो पहले 5 या 6 विषय तो सिर्फ रक्षा से ही जुड़े हुए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है रक्षा, है ना, डिफेंस। और ये एक ऐसा विषय है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का रोल नहीं है, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट का है रक्षा पे, है। पर हम लोग अगर सुरक्षा देखें, सिक्योरिटी, ना सिर्फ डिफेंस, तो स्टेट गवर्नमेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कोस्टल पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, ये तो आ जाती हैं चीजें जो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो अगर हम लोग इस तरीके से देखें, सुरक्षा पे कितना खर्च होना चाहिए इसके ऊपर हमारे पास, या कितना खर्च होता है इसका अच्छा आकलन है ही नहीं हमारे पास। लेकिन हमारे पास इसका आकलन है कि रक्षा, मतलब रक्षा मंत्रालय पे कितना खर्च होना चाहिए, ठीक है, तो वो हमारे पास है। तो हम लोगों को ये पता है कि जो हमारा रक्षा बजट है वो है तकरीबन 2% जीडीपी का, ठीक है। और 2% जीडीपी का, और अगर हम लोग केंद्र सरकार के टोटल जो खर्च है उससे कंपेयर करें तो 13% है। 13% केंद्र सरकार के खर्च का और 2% हमारे जीडीपी का। ये हमारा साइज है। तो और इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा होती है सौरभ, हर साल, कि 2% होना चाहिए या 3% होना चाहिए जीडीपी का। लेकिन ये थोड़ा मतलब अटपटा सा है ना, मतलब जीडीपी से आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? ये भी आपको देखना पड़ेगा, आपके थ्रेट कितने हैं, कौन है आपका प्रतिद्वंदी। अब चीन है आपका प्रतिद्वंदी, तो उस साल तो ज्यादा हो जाना चाहिए जीडीपी से के मुताबिक, है ना। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सी चीज है, लेकिन ऐसी एक धारणा बन गई है कि 3% जीडीपी का खर्च करना चाहिए तो वो अच्छा होगा। ऐसा क्यों है, ऐसा किसी को पता नहीं है। ऐसा, ये जो नंबर आया था ये 1999 में आया था, जब कारगिल हुआ था। तो उसके बाद थोड़ा लोगों ने, इकोनॉमिस्ट और डिफेंस प्लानर को जोड़ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड ने बोला कि 3% होना चाहिए। लेकिन उसके बाद से अपडेट ही नहीं हुआ है। तो किसी ने पिछले 10-15 साल में ऐसी कोई एनालिसिस नहीं की है कि कितना आखिर होना चाहिए, आज की डिमांड क्या है, आज के हमारे थ्रेट्स क्या हैं, जरूरतें क्या हैं, अर्थव्यवस्था क्या है। तो ऐसा विश्लेषण हुआ नहीं है। लेकिन ठीक है, ये हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम सिर्फ केंद्र सरकार के हिसाब से देखें तो 2009-10 में केंद्र सरकार का कम से कम 17% एक्सपेंडिचर डिफेंस पे जाता था। आज वो घट के 13% हो गया। तो ये कह सकते हैं आप कि केंद्र सरकार की आप प्रायोरिटीज देखें तो उसमें डिफेंस पिछले 10 सालों में घटा है। और ये जो 13% है, चलो 17 से 13 टोटल हो गया, आप शायद ये भी बोल सकते हैं क्योंकि उनका बजट बढ़ता गया है, तो मतलब वो अपनी प्रायोरिटी में बढ़ा नहीं रहे। वो बेसिकली कह रहे हैं जैसा पहले होता था वैसे ही जो है चलता रहे, बेसिकली थोड़ा चलता है टाइप का एटीट्यूड इससे समझ में आता है। पर ये 13% कैसे खर्च होता है, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। तो ये बताओ कि ये जो है इसका ब्रेकअप कैसा है, कितने सैलरी पे जा रहा है, कितने से हम हथियार खरीद रहे हैं, कितना एग्जिस्टिंग हथियारों की मेंटेनेंस में खर्च हो रहा है,
कितना जो है हम सर्वेलेंस वगैरह पे खर्च करते हैं? कुछ ऐसा डिफेंस वर्सेस ऑफेंस रहता है क्या कि ये डिफेंसिव चीजों पे हम हाँ खर्च करेंगे इतना ऑफेंसिव पे, या नेवी पे हाँ इतना करेंगे, एयरफोर्स पे इतना करेंगे, लैंड पे इतना करेंगे, तो क्या है ये मामला, कैसे हाँ इस चीज के बारे में सोचा जाए? हाँ सौरभ, बहुत सारी इसमें ऐसी चीजें हैं जो मतलब मुझे हाँ, लगता है इसमें ऐसी चीजें ज्यादा है जो हमें पता नहीं है, और ऐसी कुछ अच्छा, ही चीजें हैं जो हमें पता है। लेकिन जितना पता है वो तो कह सकते हैं हम तो। रफली हम लोग देखें तो तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं एक्सपेंडिचर के। एक होता है कैपिटल आउटले, मतलब ये जो हम लोगों के इक्विपमेंट है, नए रफाल जेट खरीद रहे हैं या फिर नया एयरक्राफ्ट कैरियर है, सबमरीन है, उस पे कितना खर्च होता है। उसमें दोनों चीजें आ गई, आज कितना हम लोग नए चीजों पे खर्च करेंगे इस साल, और अक्सर ये होता है कि ये सब चीजें एक साल में तो आप अदा नहीं कर सकते, पे नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल। पे करते रहते हैं बहुत सारे सालों तक। तो उसका भी जो स्प्लिट है वो ढंग से सरकार देती नहीं है। तो हम लोग हाँ, एग्जैक्टली नहीं कह सकते, ये सब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जब सवाल पूछते हैं तब सरकार बताती है। तो खैर हम ठीक है। लोगों को सिर्फ इतना पता है कि 30% रफली इस बजट का ये सब हमारे जो आर्म्स इक्विपमेंट पे जाता है, या तो मेंटेन करने के लिए या नए खरीदने के लिए। ठीक है, मेंटेन ठीक है। मतलब पिछले वाले जो खरीदे हैं उनको पे करने के लिए, मेंटेनेंस नहीं, ठीक सिर्फ है। हाँ, पिछली परचेजेस को पे करने के लिए। बेसिकली ईएमआई टाइप चल रही होगी उनकी जो भी है। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो वो है, और उसका ही 30% और एक हिस्सा है जो सैलरीज पे जाता है। हमारे सब गवर्नमेंट जो मिलिट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं। सारे आपके जवान और सोल्जर्स बिल्कुल और जितने भी बिल्कुल इवन टेक्निक ब्यूरोक्रेट्स जो कि डिफेंस में इन्वॉल्व हैं वगैरह, बिल्कुल, जो भी डिफेंस सिविलियंस और जो यूनिफॉर्म में लोग होते हैं उन सब का मिला यूनिफॉर्म के। पर्सनल। और फिर 23% रफली पेंशन पे जाता है, अच्छा। डिफेंस पेंशन। ओह, हाँ, और बाप रे। बाकी हाँ, जो है वो सब मेंटेनेंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो बचा कुछ है हिस्सा है। तो 30 और 23 कितना हो गया, 83 हो गया। तो बाकी जो, हाँ, 83। हाँ, तो बाकी तो 17 17% बचा। है वो मेंटेनेंस और बाकी R&D वगैरह में जाता है। तो इस तरीके से स्प्लिट है। अब इंटरेस्टिंग बात यह तो है पेंशन आरएनडी से भी बड़ा है, हाँ? बहुत बड़ा है, R&D तो बहुत छोटा है, क्योंकि सिर्फ DRDO रिसर्च करता है। हमारे यहाँ पे ऐसा प्रोग्राम तो है नहीं कि हम लोग बड़ी सी कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं, जैसे आप देखें हुँ, दूसरे देशों में, जैसे नासा का उदाहरण ले लिए। नासा तो एक प्राइमरीली एक कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी है, नासा खुद नहीं करता, तो उनके बिल्कुल। बहुत बड़े खर्चे होते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग पे। पर हमारी इसमें कैपेसिटी नहीं है। हम लोग को लगता है कि रक्षा से संबंधित चीजें हैं तो सरकार को ही बनानी है, और सरकार को हुँ, बनाने में हम लोग इतने अच्छे हैं नहीं। तो डीआरडीओ तो बहुत कम एक्सपेंडिचर, इस 17% में भी डीआरडीओ का तो बहुत छोटा सा हिस्सा है। छोटा-सा हिस्सा है। लेकिन इसमें भी सौरभ मैं बता दूं और भी स्प्लिट कि हालिया एक्चुअली जो पेंशन का एक्सपेंडिचर है वो 24% इस साल हुआ है। अगर आप 2-3 साल पहले जाएं तो पेंशन एक्सपेंडिचर, ये जो आर्म्स इक्विपमेंट पे जो एक्सपेंडिचर है उससे बड़ा हिस्सा था। तो रिवर्स था, पेंशन तकरीबन 26-27% के आसपास था, और डिफेंस कैपिटल पे जो एक्सपेंडिचर है वो 23-24% था। तो पिछले 8-10 साल से ये चीज चल रही थी, अब वो बदल गई है। तो ये क्यों लेकिन ऐसा हुआ? ये क्यों कम हुआ? ये पता है हमको? पेंशन हाँ अचानक से कैसे कम हो गए? एक्चुअली कम हुआ नहीं है, पर क्या हुआ है कि सरकार ने थोड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है, क्योंकि अभी खतरा आ गया है चीन का। तो पिछले 2 सालों में ये हुआ है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है। दूसरा ये है कि पेंशन के कुछ अरियर्स हम सरकार को पे करने थे, हुँ, वो उन्होंने पिछले 3-4 साल में पे किए, तो वो पेंशन का जो कंपोनेंट है ज्यादा। लेकिन ये सिर्फ 1-2 साल की खुशी है इसमें, क्योंकि क्या हो रहा है कि अच्छा। OROP किया था हम लोगों ने, इस पे एपिसोड भी किया है। हुँ, तो OROP हुँ, के अंतर्गत हर 5 साल में रिवीजन होना चाहिए, मतलब सब लोगों के जो हाँ, पेंशन थे वो रिवाइज हो जाएंगे, और सरकार को ही हुँ, पे करना है उसमें। तो वो हुँ, जो रिवीजन था वो सरकार टाल रही है, एक्चुअली हो जाना चाहिए था 2020 में ही, और हुँ, 2019 में या 2020 में होना चाहिए था, पर सरकार ने उसको थोड़ा टाल दिया है। जिस दिन वो होगा, और होना ही पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर केस हुँ। चल रहे हैं कोर्ट्स में वगैरह, उस दिन पेंशन फिर से शूट अप कर जाएगा। बाप रे! हुँ। तो ये तो मतलब इसका तो हल किससे सोचना, ये इतना बड़ा हिस्सा है, तो ख़ैर हमने पूरा इस पे एपिसोड भी किया है, तो हमारे दर्शक श्रोता जो हैं वो ज़रूर हमारा ओआरओपी का एपिसोड सुन लें कि कितना हमने बड़ा ब्लंडर करके रखा हुआ है। तो हम्म
और उसको हमको कैसे मैनेज करना चाहिए था। ठीक है प्रणय, ये बहुत बहुत मजा आया। क्या कहते हैं, तुम इसको छोटे में रखते, वरना ये डिफेंस में जितना घुसते जाए चलता रहेगा। कोई एक चीज और बतानी हो तो बता दो। हाँ, और एक यही है कि आपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बारे में पूछा, तो एक अच्छी बात ये है पिछले कुछ 2-3 सालों से कि जो नेवी का हिस्सा है वो बढ़ता जा रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, क्योंकि और ये थोड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि चीन को हम लोग सिर्फ माउंटेन्स पे तो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनको वहां से हम लोग खदेड़ सकते हैं पर उन्हें हरा नहीं सकते। शायद उनको हम लोग को अगर डेटर करना है कि वो आए ही ना वहां पे, तो हमें अपना जो चीन की दुखती रग है साउथ चाइना सी, या जो उनका मलाक्का स्ट्रेट में उनकी वीकनेस है, वहां पे उन पे प्रेशर डालना पड़ेगा। और उसके लिए हमारी जो नेवी है उसे और ताकतवर बनाना बहुत जरूरी है। काफी डिफेंस एक्सपर्ट्स इस पर लिख चुके हैं। तो एक पॉजिटिव ट्रेंड ये है कि हम लोग उस कंपोनेंट पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव चीज है। साथ ही साथ कोस्ट गार्ड और जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो बड़ा है काफी, तो वो भी एक थोड़ा एक सकारात्मक चीज है जो मुझे लगता है बोलनी चाहिए। लेकिन जैसा आपने कहा, ये सब बजट पे डिस्कस करना थोड़ा एक छोटी बात है, लेकिन डिफेंस के ऊपर हमें एक पूरा रीहॉलिंग की जरूरत है, वापस सोचने की जरूरत है कि आखिर भारत को कितना खर्च करना चाहिए चीन से जूझने के लिए। दूसरा, हम लोगों को पेंशन का एक्सपेंडिचर ओवर टाइम कैसे कम करना चाहिए, किस तरीके से हमें वो जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें डिजाइन करना है जिससे कि वो हमारे सैनिकों के लिए लाभदायक भी रहे और इतना खर्चा भी ना हो। तो ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हर साल हम लोग ये डिस्कस करते रहेंगे कि अरे 10% बढ़ गया, 5% बढ़ गया, लेकिन कितना होना चाहिए वो हमें पता ही नहीं है। तो ये सोचने की बहुत जरूरी चीज है, और शायद होपफुली चीन जो कर रहा है उसकी वजह से हमें प्रोत्साहन मिले कि ये अभी करें और बाद में इसे टालते ना रहे। हाँ, लेकिन बोलते हैं ना भाई, मतलब सुख में सुमरन करें तो दुख काहे का है, तो दुख का वेट नहीं करना चाहिए ये सब करने के लिए। तो होपफुली हम लोग दुख आने से पहले जरा याद कर लें कि कैसे करना चाहिए। तो इसी उम्मीद पर आज की पुलियाबाजी खत्म करते हैं, और कमेंट्स में आप लोग बताइए आपको कैसी लगी आज की पुलियाबाजी। थैंक यू, शुक्रिया। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Think Fast, Namit Potnis, a good friend of mine, founder of Drumworks, joins Varun and Suchita. He talks about all things NFT and shares a few tips on investing. On Paisaveza, Anupam and Devina Mehra, founder at First Global, discuss the outlook for the Indian equity market in 2022. On the Filter Coffee podcast, Karthik talks to author Rashna Bisht about her book 1971 Charge of the Gorkhas. On all things policy, the Takshashila folk contemplate the need for Indian health services in current times. And on Say No to Drama, Chetna pulls down the curtain around nostalgia and teaches us how to live in the present. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Also, please do tell a friend. It really does help us when you spread the word about our podcast. And I'd also like to ask you if you could rate or recommend wherever you listen to our podcast. And speaking of where you listen to this show, if you're on an Android phone, do check out our new Android app. We have a brand new app with a brand new listening experience. Definitely check it out. I think you will enjoy it. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Thank you so much for making this possible. You're the people pleaser, right? Oh, yes. Or then desperately seeking the one? Oh, wait, you're the one who doesn't think they're ever good enough. Oh. So much drama. And for what? Is it doing you any good? Listen to me. I'm Chetna, your favorite positive action coach. Yes, I'm the one who has been dropping all those truth bombs on every episode. Oh, no. And it's time you learn to say no to drama. That's also what my podcast is called. And a new episode is out
every Monday and Wednesday on the IVM Podcast app, website, as well as all major podcasting platforms.